बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हम बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वालिटेटिवली समझाने की कोशिश की थी। क्वालिटेटिवली मतलब विदाउट एनी मच मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज। मैंने कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की थी। मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद ये बताया था कि जैसे-जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है वैसे-वैसे रिस्टोरिंग फोर्स पर क्या असर होता जाता है। और फिर उसके बाद मैंने एक टेबल की सूरत में ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके लिए समराइज़ करके दिखाई थी कि जब एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो अलग-अलग पोज़ीशंस पर उसकी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ कैसे वेरी करती हैं। ठीक है जी, आज मैं आपको बताऊँगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, वो क्या है और उसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन जो कि हमें मेमोराइज़ करनी है, इस इक्वेशन का प्रूफ हमारे सिलेबस में रेलेवेंट नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। आपको याद पड़ता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कुछ इस अंदाज से डिफाइन किया था कि एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेट करने वाले ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी जहां पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हो वहीं पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हो। लेकिन साथ एक नेगेटिव साइन इंक्लूड किया था। दिस नेगेटिव साइन टोल्ड अस दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर। यानी अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम को ही एक दफा रिविजिट करें तो डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा राइट की तरफ होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लेफ्ट की तरफ होगी। क्यों जी? आप इस मास को जितना ज्यादा मीन पोजीशन से राइट की तरफ डिस्प्लेस कर लेंगे, ये स्प्रिंग भी उतना ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। दैट मींस ये एक्स नॉट जितना ज्यादा होता जाएगा, ये वाली फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे-जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, स्प्रिंग जो फोर्स मास के ऊपर लगा रहा है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। और फोर्स चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के साथ, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनाई। नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात को शो करता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी। अब चूँकि ये सिर्फ़ एक रिलेशनशिप था, तो रिलेशनशिप को इक्वेशन बनाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी हमने खत्म की। जब खत्म की तो इक्वल टू आया और उसके साथ एक कांस्टेंट भी आना चाहिए। नाउ दैट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्या चीज़ है जी, मैं आपके लिए डिफाइन करता हूँ। दिस ओमेगा इज़ कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड। इसका फ़ॉर्मूला हमें याद पड़ता होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ हुआ करता था। ठीक है जी। अब मैं ज़रा एक थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा क्या मेरी बात अभी तक समझ आई है? चलिए आपने ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फिर से? ये आपने ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिखा। जी, आपको याद नहीं पहले चैप्टर की इक्वेशन है ये। 2 पाई एफ एफ फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड कहलाती है। याद आया? ओके, राइट। सो आई वाज़ गोइंग टू टेल यू ओमेगा या एंगुलर मोशन यहाँ कैसे रेलेवेंट है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो हमें लग रहा है कि ये सीधा-सीधा ही मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ। तो इसमें एंगुलर का वर्ड सर आपने क्यों इस्तेमाल कर लिया है? ये बात मैं ज़रा आपको बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सर्कल सेंटर से बाँधा हुआ है। यही ऑब्जेक्ट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करता है। ओके? ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बात थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। अब एट द बिगिनिंग ये इसकी पोजीशन थी, लेट्स कॉल दिस पोजीशन ए। यहां पर सेंटर से इसका जो फासला है ना, दैट इज द एक्स नॉट। इसी को हम रेडियस भी कह सकते हैं, राइट? जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता करता इस पोजीशन पे पहुंचता है, विच इज द पोजीशन बी। अब इसका सेंटर से जो फासला है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। दैट्स स्टिल गोइंग टू बी एक्स नॉट। नाउ बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यू कैन रिजॉल्व इट इनटू टू पार्ट्स। इफ दिस इज द एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला जो लेंथ होती है, दैट्स गोइंग टू बी एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब आप एक डिफरेंट कलर देखते हैं, लेट्स से दिस इज पोजीशन सी। पोजीशन सी पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी सेंटर से तो फासला उतना ही रहेगा ना, व्हिच इज द रेडियस। अब इसको दोबारा से आप रिजॉल्व करें, एक्स नॉट साइन थीटा और यहां से लेके यहां तक, दैट्स गोइंग टू बी एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, एंगल थीटा चेंज होता जा रहा है। एंगल थीटा चेंज होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का अपने सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेट्स यूज अनदर कलर हियर, ग्रीन से देखते हैं पोजीशन डी के लिए। एंगल देखें, अब एंगल नया हो गया ग्रीन से जिसको दिखा रहा हूं। इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी एक्स नॉट और एंगल के सामने वाला विल बी एक्स नॉट साइन ऑफ न्यू एंगल थीटा, और ये उसका हॉरिजॉन्टल एंगल है एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। द फॉर्मूला रिमेन सेम, लेकिन हर पोजीशन पर ए बी सी या डी पर एंगल थीटा की वैल्यू चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का अपने ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाती है, चाहे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें चाहे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें। यहाँ पर ये जो पर्पल एरो है वर्टिकल,
ये इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो ब्लैक एरो है ये इसी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन मतलब जहां वो पहले था। आप देखें ये वाला पर्पल, ये वाला ब्लैक, ये वाला ग्रीन एरो आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेंथ बढ़ रही है ना। दिस इज टेलिंग अस दैट द डिस्प्लेसमेंट कीप्स इंक्रीजिंग। ओके, जब वो पीक पोजीशन पे पहुंचता है, यहाँ पर ब्राउन से दिखा रहा हूँ ई, तो यहाँ पर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो एक्चुअली उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का है। आप साइड से देखें, जरा यहां से ऑब्जर्व करें इसको। दिस ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव्स अप and then down and then goes below its mean position and then it's going to go back to its mean position. अगर सिर्फ वर्टिकल एस्पेक्ट देखें इसके मोशन का, तो यही ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, वापस मीन पे आता है, चाहे वो सर्कल की ऑपोजिट साइड पे आए। लेकिन चूंकि हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो देखेंगे ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से मैक्सिमम ऊपर जाता है, वापस हॉरिजॉन्टल पे आता है, फिर हॉरिजॉन्टल से नीचे जाता है, फिर वापस हॉरिजॉन्टल पर वापस आ जाता है। सो इट्स एक्चुअली मूविंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल पोजीशन। ऐसी मूवमेंट को ही हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, या फिर ऑसिलेशन भी कहते हैं। And oscillations are supposed to be simple harmonic. So, do you realize that as this is a circular motion, which is very similar to the simple harmonic motion that we have already discussed, तो इस बात से पता चला कि circular motion और simple harmonic आपस में related हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, बिकॉज एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एंगल इन्वॉल्व हुआ ना, जहां भी एंगल इन्वॉल्व होगा वहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ सकती है, वहीं एंगुलर वेलोसिटी भी, वहीं एंगुलर एक्सेलरेशन भी, एंड सो ऑन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वेरी सिमिलर टू द सर्कुलर मोशन। एक ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि क्या आर वी एबल टू सी इफ सिंपल हार्मोनिक इज रिलेटेड टू सर्कुलर और नॉट। आई एम सो ग्लैड मेरी सारी बातें अभी तक समझ आ रही हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, horizontal displacement, it is given by, in this case, x equals to x naught cos of theta, whereas vertical displacement, that's given by x equals to x naught sine of theta, where x naught is equal to the radius of the circle. अच्छा, एक बात यहाँ मेरे जहन में आई, मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ। थीटा ओमेगा वाज इक्वल्स टू थीटा बाय टी, ये हमारे पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन से मैंने ये बात रिकॉल की। तो थीटा की जगह पर ओमेगा टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओमेगा बीइंग द एंगुलर वेलोसिटी, टी बीइंग एन इंस्टेंस ऑफ टाइम, यानी 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड। सो हाउ इज दिस यूजफुल? आई कैन रिप्लेस थीटा विद ओमेगा टी। तो जो दो इक्वेशन यहाँ दिखाई हैं, x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा टी बन जाएगा, x इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा टी बन जाता है। इन दोनों इक्वेशन का क्या फायदा है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का एक्स नॉट, जो कि इन दिस केस तो रेडियस था, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। आप देखें, जब यही रेड वाला ऑब्जेक्ट पोजीशन ई पर पहुंच जाता है, दैट्स व्हेन इट हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एंड इजंट दैट इक्वल टू एक्स नॉट और द रेडियस? ऑफ कोर्स इट इज। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक, आपको उसका एम्पलीट्यूड पता हो, ओमेगा पता हो। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये पता चल जाए ना, तो आप किसी भी टाइम की वैल्यू पर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि यूज x इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी एंड x नॉट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ये एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है। आई हैवंट मतलब वैल्यूज तो ऑफ कोर्स आई हैव मेड अप ऑन माय ओन, बट दिस इज अ पास्ट पेपर स्टाइल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होती है, आपसे कहते हैं कि ये डाटा हमारे पास मौजूद है, जरा बताइए कि x यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होगा? डिस्प्लेसमेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। टाइम बताएगा 3 सेकंड, यानी आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी जब टाइम हो 3 सेकंड। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन दोबारा लिखें, x नॉट की जगह डाल दें 5 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा की जगह पर 2 पाई रेडियंस पर सेकंड, मैंने आपको बताया 2 पाई डालें, टाइम की जगह पर डाल दें 3 सेकंड्स। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस सिस्टम की बात हो रही थी, जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसकी 3 सेकंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसी खूबसूरत जादुई इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस, जो यहाँ बना के दिखाई दोनों, ये दोनों इक्वेशंस आपको बगैर किसी डायग्राम के या मेजरमेंट के ये बता सकती हैं कि कितने टाइम पर किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट का फायदा है। अच्छा, यहीं पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। बच्चे कहते हैं सर इस सबका क्या फायदा है, हमें जिंदगी में कहाँ ये इस्तेमाल करना पड़ेगा? बेटे सबसे पहले तो अगर हर आम इंसान की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल होनी होती ना, तो हर आम इंसान फिर साइंस पढ़ता। यू हैव चोजन साइंस, बेसिकली यू आर लर्निंग स्टफ दैट आर गोइंग टू हेल्प यू सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ।
bigger scientific problems, bigger, it's going to help you achieve bigger horizons. All of this is relevant and important when you're trying to make scientific discoveries. Okay, people will just use your discoveries. They won't actually try to understand how stuff works. Yahan par I'm trying to explain how mathematics help us to explain the displacement of an object. All right, so I have introduced the simple harmonic motion की general equation. ये इक्वेशन हमारे पेपर में भी एज इट इज लिखी हुई होती है, ये वाली इक्वेशंस भी हमारे पास पेपर के शुरू में जहां डेटा बुकलेट है वहां लिखी हुई होती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन से रिलेटेड मैं आपको एक पास्ट पेपर स्टाइल का क्वेश्चन यहां पर करवाने की कोशिश करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मैथमेटिकल, ऑलराइट? सो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी स्टेप, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू विद इट। ओके, सो आई एम गोइंग टू गो बैक टू माय हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। मैं जरा ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी समझें, क्योंकि कल मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे जिसमें बगैर मैथमेटिक्स के मैंने बातें की थी। आज देखते हैं कि मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे स्टडी किया जा सकता है। सबसे कॉमन सवाल ये होता है, प्रूव करें कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कैसे प्रूव किया जाएगा? बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस है, जरा समझने की कोशिश करेंगे प्लीज। ये मेरे पास वही फ्लैट सरफेस है जो एक साइड से उसके पास सपोर्ट मौजूद है, मैंने इसके साथ एक स्प्रिंग है और मास है ये अटैच किया। ये पोजीशन है ओ, मैं इसको खींच के पोजीशन ए तक ले आता हूं। जब मैं इसको खींच के पोजीशन ए तक ले आऊंगा ना, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। द स्प्रिंग इज ट्राइंग टू पुल इट बैक। अब यहां पर जरा रिकॉल करते हैं दो बातें। रिकॉलिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रही है ना, दैट फोर्स इज गिवन बाय के एक्स। बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट, द फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। अगर फोर्स को पॉजिटिव लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट को फिर नेगेटिव लिया जाना चाहिए। दैट इज व्हाई राइट हैंड साइड पर मैंने नेगेटिव लिया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिर ऑल्सो रिकॉलिंग F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर गौर से सुनिएगा, एज देयर वाज नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, so the only force that causes the acceleration is the force of the spring. ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर स्प्रिंग के अलावा ना और कोई फोर्स नहीं है। सो द ओनली फोर्स दैट्स कॉजिंग एक्सेलरेशन इज द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। अगर कोई दो तीन चार और अलग अलग फोर्सेस होती तो जाहिर है कि फिर एक्सेलरेशन नेट फोर्स की वजह से होती, लेकिन चूंकि ये सिंप्लीफाइड एक सिनेरियो है तो मैंने बाकी फोर्सेस को इग्नोर कर दिया। ओके, मैं इस इक्वेशन को कहता हूं 1, इस इक्वेशन को कह देता हूं 2। इक्वेट 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स। अच्छा जी, हमारा पर्पस क्या है? हमने प्रूव करना है कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, ये सिंपल हार्मोनिक है। ये प्रूव करना है। नेगेटिव कहां से, नेगेटिव के कहां से आया? एफ इक्वल टू के एक्स, ये ना हुक्स लॉ वाली इक्वेशन थी। एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स या के ई आपने शायद पढ़ा हो। मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स कह रहा हूं। नेगेटिव साइन यहां मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ थी, ये मास स्प्रिंग को मैं उठा के राइट पे लेके आया था ना मास को, और फोर्स उसके ऑपोजिट थी, इसीलिए ये नेगेटिव साइन यहां शामिल किया गया है। ठीक है मिर्जा, बात समझ आई? ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द राइट तो उसको अगर पॉजिटिव लें तो फिर फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट उसको मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। तो मैंने उसका उलट कर लिया, फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लिया था, तो वो नेगेटिव एक्स जब के से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव के एक्स बन जाएगा ना, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ के साथ लिखा हुआ है। ओके बेटा, प्लीज फील फ्री टू कंटिन्यू टॉकिंग टू मी बिकॉज दीज थिंग्स आर इंडीड डिफिकल्ट। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव के ओवर एम इनटू एक्स। ये m इस पूरे फ्रैक्शन के नीचे ही मौजूद है। ओके, बट बिकॉज दीज थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, आई कैन राइट x सेपरेटली ऑन वन साइड, उससे मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूरी डिस्कशन के अंदर यहां पर ये जो k है ना, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस m is mass. Ask yourself if during the oscillations the mass changes or not. The mass does not change. Mass किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकता है। So this implies k over m itself is a constant. Okay, k over m खुद कांस्टेंट है, तो हमें यहां से ये बात पता चली कि acceleration is directly proportional to negative x because k over m is a constant. अब हमने क्या करना था? हमने प्रूव करना था कि मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक की एक ही नेसेसरी कंडीशन है, वो है a is directly proportional to negative x। वो मैंने यहां प्रूव करके दिखा दी। यहां एक ब्रेक लेते हैं।
देखते हैं जी क्या आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं आई हो। अब्दुल उस्मान कह रहे हैं सर ये इक्वेशन 1 एंड 2 के साइंस की समझ नहीं आई, सही से प्लीज रिपीट कर दें। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 में तो बेटा साइन कोई है ही नहीं। ये इक्वेशन 2 है, F इक्वल टू ma। फर्स्ट इक्वेशन में ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि देखिए मास को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया गया, और जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर राइट वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग उस पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहा है वो मुझे नेगेटिव लेनी चाहिए। ठीक है, सो इक्वेशन होती है स्प्रिंग की F इक्वल टू के एक्स। जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। मैं फोर्स को नेगेटिव ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रहने देता हूँ। अब ये नेगेटिव अगर ले जाकर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन F इक्वल टू नेगेटिव के एक्स बन जाएगी ना। कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटे। Right. This is the exact question that I was talking to you about while you were not recording. मैंने आपको ये बताया था जी, हमारे पास एक यू बेंड ट्यूब है और उसमें ऑयल है, और वो ऑयल किसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको इक्वेशन बना के दिखाई ना, A इक्वल टू नेगेटिव के ओवर एम इंटू एक्स। ये इक्वेशन मैंने आपको पीछे बना के दिखा दी थी। यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है। वो इक्वेशन आपको कभी भी बनानी नहीं पड़ेगी, वो इक्वेशन पहले से आपको गिवन होंगी। मैंने आपको वो इसलिए बनाकर दिखाई क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाना चाहता था। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, फॉर राइट नाउ ट्राई एंड स्किप दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, यहां से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे प्रूव करेंगे? वो गिवन इक्वेशन है आपके पास, a इक्वल टू नेगेटिव 2g बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सवाल पढ़ के देखें, लिखा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज एल। यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ है वो एल है। अब ऑसिलेशन करेगा भी तो एक साइड से जितना नीचे आएगा दूसरी साइड से उतना ही ऊपर जाएगा। दैट मींस द टोटल लेंथ वुड स्टिल रिमेन इक्वल टू एल। दैट मींस एल इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। Secondly, the small g here, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमें पता है 9.81 होता है, वो चेंज नहीं होता अर्थ के ऊपर, तो ये भी कांस्टेंट है। तो आप नोटिस करें कि इस इक्वेशन के अंदर जो ये पार्ट है ना, 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट को जब इक्वल टू के साथ मर्ज करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। ये नेगेटिव साइन अपनी जगह, ये x व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट ये अपनी जगह। आपने देखा कितनी खूबसूरती से गिवन इक्वेशन से हम ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है। ये हमें 2 नंबर के लिए ओकेजनली करना पड़ता है। इस पार्ट में तो हमें ये नहीं करना पड़ा, लेकिन ओकेजनली करना पड़ता है। आर यू विद मी अभी तक? रिकॉर्ड दिस। ऑलराइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस जनरली ऐसे ही होते हैं कि पहले पार्ट में या तो हमें प्रूव करना पड़ता है, इक्वेशन गिवन होगी, सिनेरियो चेंज हो सकता है। यहाँ पे तो ये लिक्विड है ना ऑयल के अंदर, यहाँ पर कहीं पर आपके पास एक बॉल एंड बॉल सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसके लिए ना ये वाली इक्वेशन हमेशा गिवन होगी आपके पास। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये याद करना है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। और दूसरी इक्वेशन जो आपको याद करनी है ना, वो मैं यहाँ ग्रीन से लिख रहा हूँ साइड पे, a इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो अगला पार्ट है ना, बहुत वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये इसी इक्वेशन से रिलेटेड है। आई वांट यू टू स्टे विद मी, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पीरियड t। पीरियड क्या चीज है? टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब बड़ी अजीब सी बात है, सर ये हम कैसे निकालेंगे? इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी वेरी रेपिटेटिव, इट्स गोइंग टू बी सिंपल। स्टे विद मी हियर। आपको ये बात पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है a इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपको कैसे पता है? आपको मेमोराइज करनी है ये इक्वेशन। यू कंपेयर दिस, जहां a वहां a, जहां x वहां x, जहां माइनस वहां माइनस। तो पता ये चला बाय कंपैरिजन 2g बाय l इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ कंपेयर किया, 2g बाय l इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सर, फिर t कैसे निकल सकता है? t क्या होता है? t होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, डू यू रिमेंबर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय कैपिटल T, टाइम पीरियड। आप सिंपली यहां से ओमेगा निकालें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, टी आ जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय l एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t। मैं क्या करूंगा, इस 2 पाई इस ओमेगा की जगह पे डालूंगा 2 पाई बाय कैपिटल T। ये बन जाएगा 2 पाई बाय t इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय l। अब कैपिटल T निकालना है ना, कैपिटल T निकालने के लिए रेसिप्रोकल ले लें जी यहाँ पर, t बाय 2 पाई इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ l बाय 2g। अब l की वैल्यू भी आपको गिवन है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ये रहा 19 सेंटीमीटर। ठीक है जी, g की वैल्यू आपको पता है 9.81, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, l की जगह पर 19 सेंटीमीटर है, 0.19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इस वीडियो के पिछले पार्ट में जो प्रोसेस हमने सीखा वो हम यहाँ पर एक दफा मैस स्प्रिंग सिस्टम पर भी अप्लाई करके देखते हैं। फाइंडिंग आउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी
from SHM equation. सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? जो प्रोसेस मैंने अभी करके दिखाया था ना, वही प्रोसेस मैं यहाँ इस प्रॉब्लम पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम से मैं वही प्रोसेस करके दिखाता हूँ जो पीछे दिखाया। a इक्वल टू नेगेटिव के ओवर m इंटू एक्स, ये हमें गिवन होगा। This is going to be a given value, a equal to negative k over m into x. जरा क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें a इक्वल टू नेगेटिव 2g बाई एल इंटू एक्स। जिस तरह ये क्वेश्चन में गिवन था, इसी तरह जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल आएगा उसमें ये हमें गिवन होगी वैल्यू। आपको रिकॉल करना है a equal to negative omega square into x. Omega square into x सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिराइव्ड इक्वेशन है, मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, सिर्फ कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस में। जहां a है जी, वो एक ही जगह पर है, डिस्प्लेसमेंट्स एक जगह पे हैं, नेगेटिव्स एक जगह पे हैं। तो बाय कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि ओमेगा स्क्वायर इन दिस केस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स में ये इक्वेशन अलग अलग होती है, इसलिए प्रोसेस सीखने की जरूरत है, इक्वेशनों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिवाय सिर्फ इस इक्वेशन को। ये भी पेपर में गिवन होती है, वैसे तो क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिखी होती है। अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है k बाय m स्क्वायर रूट। यहां से ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जरूरत के वक्त इसी से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी। कैसे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताया था, रिकॉल करें। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। आप सिंपली इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ डाल दें, ये बनेगा 2 पाई एफ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। यहां से एफ निकालने के लिए ये 2 पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। प्रोसेस सीखने की जरूरत है, इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर बार बार बता रहा हूं, वी कैन ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का तरीका भी थोड़ी देर पहले पास पेपर क्वेश्चन में आपको दिखाया। रिकॉल करें, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। आप ये ओमेगा आप इस इक्वेशन में के ओवर एम की जगह पर डाल सकते हैं, या ओमेगा की जगह पर डाल सकते हैं। 2 पाई बाय टी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। टी निकालने के लिए टी का सब्जेक्ट बना लें, टी उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम जब दूसरी तरफ आता है तो ये बनेगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। ये लें जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाने का तरीका आ गया। अब ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली बात, ओमेगा निकालना, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन से ओमेगा निकालना, ये पहला सवाल है। जो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर वहां से सादी फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, ये दो अलग तरह के सवालात हैं जो मैंने आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिए। आज के लिए हम अपने डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आप अगर अपना कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।